डिस्क्लेमर वीडियो मेलोडी स्टोरी वर्ल्ड 760 चैनल पर प्रकाशित सामग्री सूचकांक में कौन मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और इसका उद्देश्य किसी को भी किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना नहीं है। अगर आप वीडियो में व्यक्ति किसी भी सामग्री टिप्पणी या विचारों से आहत है तो कृपया संपर्क करें। मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि मेरी कोई भी सामग्री किसी की भावनाओं, विश्वास हो या दर्शन को ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं बनाई गई है। अगर यह फिर भी आपको किसी भी तरह से प्रभावित करती है तो ये पूरी तरह से सहयोग होगा। मेरा किसी भी मामले में आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, या अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो कृपया इस गलती मानकर मुझे बताएं। मैं जानकारी को ठीक से अपडेट करने के लिए आवश्यक कदम उठाऊंगा। अंत में यह वशीकरण मेरा अपना है और कानूनी रूप से नहीं लिखा गया है। इसमें खामियां हो सकती है और इसलिए इसे किसी भी कानूनी मामले में अदालत में पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज वॉच द वीडियो, गिव योर फीडबैक एंड सब्सक्राइब आई इफ यू लाइक माई कॉन्टैक्ट। चैप्टर 1, रोशनी का आना। प्रताप मैंशन में स्टेशन। एक लड़की कब से स्टेशन के बाहर खड़ी होकर सामने का नजारा देख रही थी। वह वहीं पर बैग को रखकर उसके ऊपर बैठे हुए अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखते हुए, पता नहीं ये दी कहाँ पर है, गई आधा घंटा हो चुका है, अभी तक दी नहीं आए लगता है। अब तो मुझे फिर से बैग पैक करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह कहते हुए वह लड़की अपने पैर पटककर खड़ी हो जाती है। इस समय उसकी आंखों पर धूप की रोशनी आ रही थी, जिससे उसके आइस, ब्लू आइज और भी चमकने लगते हैं। उसकी आंखें किसी पानी की तरह गहरी मगर शांत। उसके चेहरे पर एक अलग सी रौनक थी, जो वहां खड़े हर एक लोगों के आंखों में चमक ला रही थी। हर कोई उसे देखा हुआ जा रहा था। इस बात से वह लड़की अनजान स्टेशन के बाहर अपनी बैग को खींचते खींचते जा रही थी। वो लड़की बाहर आकर पूरे स्टेशन की तरफ देखते हैं, तभी उसे कोई पीछे से गले लगा लेता है, जिससे वह लड़की छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए अपनी मासूम आवाज में, दी इतना लेट, सच में आपको तो मेरी कुछ पड़ी नहीं है। माना आपकी शादी हो रही है, इसका मतलब यह नहीं कि आप जीजू के लिए अपनी प्यारी सी बहन को भूल जाओगे जो मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। कहते हुए वह पीछे घूमती है तो एक लड़की अपने दोनों कान पकड़े उसके सामने खड़ी थी। वह बड़े प्यार से, रोशू सॉरी ना बेटा, मुझे पता है बहुत लेट हो गया, मैं क्या करूं, तुम्हारे जीजा को तुम्हें लेने आना था तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। उद्धरण चिन्ह जी हाँ, ये हमारी प्यारी सी रोशनी है। रोशनी कुछ कह पाती तभी एक लड़के की बड़ी प्यार भरी आवाज आती है। क्या हुआ साली साहिबा, लगता है बहुत गुस्से है, क्या अब आपके मासूम से जीजा को माफी नहीं मिलेगी। उद्धरण चिन्ह ये सुनकर रोशनी पहले सामने वाले शख्स को देखते हैं, फिर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए छोटे बच्चों की तरह एक उंगली आगे करके, एक ही शर्त पर, अगर आपने हमें चॉकलेट खिलाने की परमिशन दीदी से दे दी तो। उद्धरण चिन्ह इस पर वह लड़की जल्दी उसे लड़के की तरफ देखकर, राघव बिल्कुल भी नहीं, तुम जानते नहीं हो इस डॉक्टर ने चॉकलेट खाने से सख्त मना किया है। उद्धरण चिन्ह कहते हुए वह लड़की रोशनी की तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखने लगती है। तभी राघव उसे लड़की के कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से, महक कभी कभार चॉकलेट खाने से कुछ भी नहीं होता है, और वैसे भी आज पहली बार वह अपनी जीजा से कुछ मांग रही है, तो साली साहिबा का ऑर्डर तो हमें पूरा करना ही होगा। उद्धरण चिन्ह इस पर रोशनी भी राघव का साथ देते हुए, सही कहा जीजू, डॉक्टर ने हमेशा तो खाने के लिए मना नहीं किया है, कभी कभार खा सकती हूँ, पर एक महक दीदी है जिन्हें डॉक्टर ने कुछ कह दिया तो उसी के ही हिसाब से करती है। मतलब डॉक्टर को ऑर्डर ना होकर महक दी का ऑर्डर हो, और आपको पता है पूरे 1 साल दीदी की वजह से मैंने चॉकलेट नहीं खाया। ये और दादी दोनों ही एक जैसे हैं, मुझे जैसी बच्ची पर थोड़ा भी रहम नहीं करते। उद्धरण चिन्ह कहते हुए रोशनी छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाने लगती है। उसकी ऐसी बच्चों वाली हरकत पर राघव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तभी महक रोशनी को डांटे हुए, अच्छा बेटा, 1 साल से तुमने चॉकलेट नहीं खाई, वैसे मैंने मयंक को कॉल किया था, कह रहा था कि तुम अभी अभी चॉकलेट खाकर बीमार हो गई थी, पूरे 10 दिन तक तुम्हें डेंटिस्ट के पास ले गया था, वह तो बताओ बिना चॉकलेट खा तुम्हारे 10 दिन डेंटिस्ट के पास क्यों चले गए। महक की इस बात पर रोशनी बड़ा सा मुंह बनाकर, इस मयंक के बच्चे को तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इसके मुंह में ना कोई बात ही नहीं रखती, दी चमचा कहीं का। उद्धरण चिन्ह रोशनी की बात महक और राघव ने सुन ली थी। वह दोनों ही उसे देख रहे थे। जहां महक के चेहरे पर गुस्सा था तो वही राघव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वह उन दोनों बहनों की तरफ देखकर, अब शांत हो जाओ, बाकी लड़ाई झगड़ा घर के अंदर कर लेना।
अभी पहले ही बहुत देर हो चुकी है। फिर रोशनी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, वैसे मामा तुम्हारा बहुत इंतजार कर रही है, उन्हें तुमसे मिलना जो है। उद्धरण चिन्ह। राघव की इस बात पर रोशनी ना समझी। में आपकी मामा को मुझे से क्यों मिलना है? क्या मैं कुछ किया है? रोशनी के इस ना समझे वाले सवाल को सुनकर राघव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और यही हाल महक का भी था। वह रोशनी के कंधे पर हल्के से मारते हुए, बच्चा वह तुमसे इसलिए मिलना चाहती है क्योंकि उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मामा ने पहले से ही सब कुछ बता दिया है तुम्हारे बारे में, इसी वजह से वह तुमसे बेसब्री से मिलना चाहती है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही रोशनी बड़ा सा मुंह बनाकर महक की तरफ देखकर, मतलब माँ ने सब कुछ मेरे बारे में बताया? हाँ सब कुछ। इस पर राघव महक के कंधे पर हाथ रखकर अपना सर हाँ में हिलाते हुए, हाँ मेरी सासू माँ ने सब कुछ बताया। तुम कैसे लाड झगड़ती हो, कैसे लोगों को परेशान करती हो, और तो और कैसे लोगों के छत से उनके आम का अचार चुराती हो। उद्धरण चिन्ह। क्यों मामा ने ये भी बताया? ट्रिपल मामा सच में बहुत बुरी है, मुझे उनसे बात ही नहीं करनी है। 1 साल से मैं दादी के पास क्या गई। मामा मैं तो सबको सब कुछ बता दिया, मैं उनसे बात ही नहीं करूंगी, जो मैं चाहती हूँ अपनी दादी के पास। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए रोशनी जाने ही वाले थे कि तभी महक उसके कंधे पर दोनों हाथ रखकर, हाँ तो इतना क्यों गुस्सा हो रही है? मामा ने बस थोड़ा सा ही तो बताया है, वैसे भी तूने जो किया है उसी के ही बारे में तो मामा बता रही है। अब ये सब छोड़ो और जल्दी से चल, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। उद्धरण चिन्ह। इस पर रोशनी अपना सर हिला देती है और बच्चों की तरह गुस्से में कर में जाकर बैठ जाती है। वही उसके पीछे पीछे महक और राघव भी आ रहे थे। पूरे समाज को रखने के बाद महक और राघव कर की तरफ बढ़ने लगते हैं। राघव महक की तरफ देखकर, मानना पड़ेगा सच में तुम्हारी बहन तूफान से कम नहीं है। आते ही गुस्सा शुरू कर दिया, पता नहीं हमारी शादी के दिन कैसे जाने वाले हैं। वैसे मैं बहुत खुश हूं कि फाइनली हम दोनों की शादी हो रही है। उद्धरण चिन्ह। इस पर महक अपना कर हिलाते हुए, मैं भी बहुत खुश हूं कि हमारी शादी हो रही है, और अभी तो शुरुआत है। तुम जानते नहीं हो मेरे बच्चा को, वह बहुत शैतान है। एक बार उसे जानोगे ना तो तुम खुद ही बोलोगे कि आखिर ये तूफान कहाँ से आया। तुम्हें पता है पापा इस तूफान कहते हैं। ऐसे ही बात करते हुए दोनों कर के अंदर बैठ जाते हैं। राघव कर स्टार्ट करता है, तभी महक पीछे देती है तो रोशनी अपने छोटे से टॉय को गले लगाए सीट पर गहरी नींद में सो चुकी थी। उसे ऐसे सोते हुए देखकर महक एक गहरी सांस लेकर, पता नहीं कब बड़ी होगी। इतनी बड़ी हो चुकी है पर बचपन अभी तक नहीं गया है इसमें। मुझे तो कभी कभी डर लगता है मेरी मासूम सी बच्चों को कुछ ना हो। इस पर राघव कर ड्राइव करते हुए, तुम इतनी क्यों परेशान हो रही हो, वैसे भी हम हैं ना। इस पर महक गहरी सांस लेकर, तुम हो राघव पर तुम तो जानते हो ना मुंबई में क्या चल रहा है, और कभी कभी तो मुझे डर भी लगता है। इसी वजह से माँ और पापा दोनों ही महक को दादी के घर भेज दिया था, क्योंकि रोशू ऐसी है कि उसे गलत सही नहीं जाता, वह हमेशा गलत के अगेंस्ट ही रहती है और इसी वजह से 2 बार वह मुसीबत में पड़ते पड़ते बची है। उद्धरण चिन्ह। महक इस बात पर राघव हैरानी से, मतलब क्या हुआ था? महक रोशनी की तरफ देखती है, फिर एक गहरी सांस लेकर, जब रोशू 16 साल की थी ना तब उसका किडनैप हुआ था, और पता चला कि उसके स्कूल में से किसी एक लड़के ने उसे किडनैप किया था। तब से पापा बहुत परेशान हो गए थे और उन्होंने उसे दादी किया भेज दिया था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव हैरानी भरी आवाज में, क्या इतना सब कुछ हुआ, तुमने कभी बताया नहीं इस बारे में मुझे? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि पापा नहीं चाहते थे कि इस बारे में किसी को पता चले, और वैसे भी मैं अच्छे से जानती हूँ रोशू यहाँ पर आ गई है तो पक्का उसे वह सारे इंसिडेंट याद आ जाएंगे, और इसी वजह से वह डरती रहेगी। वह जितना खुद को स्ट्रांग दिख रही है ना उतना वह अंदर से स्ट्रांग नहीं है। वह हमेशा ही अपने आंसुओं को अपनी हंसी के पीछे छुपा लेती है। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए महक रोशनी की तरफ देखती है, जो बिल्कुल छोटे बिल्ली की बच्चों की तरह सो रही थी। इस पर राघव भी एक नज़र पीछे देखते हुए कर चलता है। वह कुछ सोचते हुए, क्या तुम्हारे पापा ने इसके अगेंस्ट कुछ किया नहीं? कौन था वह लड़का, कुछ पता चला? इस पर महक अपना कर हिलाते हुए, पता नहीं कौन था, उसके बारे में स्कूल वालों ने पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन हटा दी थी। बस इतना पता है कि उसके डैड हमारे घर पर आए थे और फिर वह वहां से चले गए थे। उसके बाद पापा ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने सीधा रिशु को दादी के यहाँ भेज दिया। मामा बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी पर पापा ने एक बार भी नहीं सुना था। इस पर राघव सिर्फ अपना सर हिला देता है। वही महक बाहर देती है,
फिर कुछ सोचकर राघव की तरफ देखते हुए, वैसे तुम्हारा भाई नहीं शादी में आने वाला है। माँ बहुत परेशान दिख रही थी। आखिर मुझे बात समझ नहीं आ रहा है कि तुम छोटे हो और तुम्हारा भाई तुमसे बड़ा है, फिर वह क्यों नहीं शादी कर रहा है। इस बार राघव एक गहरी सांस लेकर अपने कंधे ऊपर की ओर उसे करते हुए, यह मुझे खुद भी नहीं पता है। भाई को घर में कोई भी नहीं समझ पाया है, वह हमेशा ही अपने मन के करते हैं। इसी वजह से मामा बहुत परेशान रहती हैं और पापा का तो छोड़ दो, पापा का और भाई का कभी जमा ही नहीं है, दोनों में कुछ न कुछ बहस होती ही रहती है। उद्धरण चिन्ह। इस पर महक गहरी सांस लेकर, हाँ पापा कह तो रहे थे। वैसे मैंने अभी तक तुम्हारे भाई को देखा नहीं है, वह कभी मुंबई आता ही नहीं है क्या। आता है बस कभी कभार, वह ज्यादा मुंबई नहीं रहता है, उसके बिजनेस बाहर के ही कंट्री में है, जिसकी वजह से वह वहां पर रहना ज्यादा प्रेफर करता है। घर में वह कभी कभार आ जाता तभी जब दादी और मामा रोती है, नहीं तो वह ऐसे आता बिल्कुल नहीं है। कहते हुए राघव के चेहरे पर एक उदासी देख रहे थे। अब दोनों में एक शांति फैली हुई थी। करीब 1 घंटे बाद कार एक बड़े से मेंशन के सामने आकर रुक जाती है। जैसे ही कहाँ रुकती है वैसे ही रोशनी की भी आंखें खुल जाती हैं। वह अपनी नींद भरी आंखें खोलकर विंडो से बाहर देखने लगती है। एक पल के लिए तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। तभी घर का दरवाजा खुल जाता है तो रोशनी अपने टेडी बेयर को लिए हाल कैसे अपने पैरों को बाहर निकाल कर बाहर आ जाती है। वह जैसे ही सामने देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि सामने बहुत सारे लोग थे, जिन्हें देखकर रोशनी महक का हाथ पकड़ लेती है। महक रोशनी की घबराहट को महसूस करके उसे अपने साथ विला के अंदर ले जाते हुए, बच्चा डर क्यों रहा है। उद्धरण चिन्ह। इस पर रोशनी पूर्व विला को देखकर, दी हम कहाँ पर आ गए हैं, ये विला किसका है। महक रोशनी का हाथ कस के पकड़कर, यह मेरा ससुराल है और हम यहीं पर रहने वाले हैं। पापा ने और डैड ने दोनों ने ही डिसाइड किया है कि जब तक शादी नहीं होती है तब तक हम एक ही विला के अंदर रहेंगे। तभी सीढ़ियों से 2 औरतें नीचे आ जाती है, उनमें से एक औरत जैसे ही रोशनी को देखते हैं तो जल्दी से उसके पास जाकर उसके गले लगाकर, मेरा बच्चा आ गया, कितना पतला हो गया है मेरा बच्चा, क्या हुआ मामा की बहुत याद आ गई। कहते हुए वह औरत रोशनी का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ लेती है। इस समय उसकी आंखों से आंसू थे, तो वही रोशनी के भी आंखों से आंसू थे। वह अपना सर हाँ में हिलाकर, बहुत मामा बहुत याद आ गई, अब बहुत बुरी हो, आप एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए हो, जाओ मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। इस पर वह औरत उसके दोनों गालों को प्यार से सुनते हुए, बेटा आपको तो पता है आपके पापा कैसे हैं, और अगर हम एक बार आ जाते तो फिर कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाते, इसी वजह से हम नहीं आ पाए। इस पर रोशनी कुछ कह पाती तभी एक शख्स अंदर आते हुए, क्या हुआ, मेरे तूफान को इतना रो क्यों रहा है, आते ही मेरे तूफान को रुला दिया। इस औरत ने, सच में राधिका तुमसे ना बात करना ही बेकार है, मेरा तूफान देखो आते ये रुला दिया तुमने। उद्धरण चिन्ह। उसे शख्स की आवाज सुनकर रोशनी अपनी आंखें छोटी करके छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए, सारी गलती आपकी है पापा, आपकी वजह से मुझे रोना आ गया, आप क्यों नहीं मुझसे मिलने आ गए, पूरे 1 साल आप मुझसे मिले नहीं हैं, जाओ मुझे आपसे कुछ बात ही नहीं करनी है, आपको तो आपकी बड़ी बेटी पसंद है, आपको तो अपनी रोशू की तू कुछ पड़ी नहीं, जाओ मुझे आपसे बात ही नहीं करना है, मैं आपसे बहुत 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 गुस्सा हूँ। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए रोशनी दूसरी साइड अपना चेहरा करके मुंह बनाने लगती है। वही उसकी ऐसी बच्चों वाली हरकतों को देखकर वह शख्स उसे पीछे से गले लगाकर बड़े प्यार से, क्या मेरी रोशनी अपने पापा से सच में गुस्सा है, क्या वह कभी बात नहीं करेगी, अगर मेरा तूफान मुझसे बात नहीं करेगा तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्यों रहूं, मैं भी ये से चला जाता हूँ, मुझे अब नहीं रहना है यहाँ पर। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह शख्स जाने ही वाला था कि तभी रोशनी उसे शख्स की शर्ट की स्लीव्स को अपने 2 उंगलियों में पकड़कर मुंह बनाते हुए, आपका तूफान तभी ही आपसे नाराज नहीं होगा जब आप उसे अपने पास रखोगे, आप मुझे आपसे दूर बिल्कुल भी नहीं जाना है। उद्धरण चिन्ह। इस पर वह शख्स रोशनी की तरफ देखकर अपना कर हिलाते हुए, आपको किसने कहा कि तूफान उसके पापा से अलग होगा, बिल्कुल नहीं, अब तूफान अपने पापा के ही साथ रहेगा, मैं अपनी तूफान को कहीं भी नहीं भेजने वाला हूँ। इस पर रोशनी अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके मासूमियत से, सच में आप मुझे कहीं भी नहीं भेजने वाले हैं ना, आपसे दूर, अगर ऐसा किया ना तो सच में पापा मैं आपसे बात नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। इस पर वह शख्स अपना कर हिलाते हुए, पक्का वाला प्रॉमिस, मैं अपनी तूफान को कहीं भी नहीं भेजने वाला हूँ, अब रोना बंद करो,
नहीं तो तूफान की आंखों में आंसू देखकर उसके पापा के भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। तो क्या तूफान को ये पसंद है? इस पर रोशनी जल्दी से अपने आंसुओं को पहुंचकर उसे शख्स के गले लग जाती है। तभी महक भी उनके गले लग जाती है। तीनों ही गले लग रहे थे और तीनों के ही आंखों से हल्के हल्के आंसू आ रहे थे। तभी यह सब देखकर राधिका एक गहरी सांस लेकर तीनों की तरफ देखकर, अरुण क्या कर रहे हो? आते ही बच्ची को रुला दिया तुमने और कह रहे हो मैंने रुलाया है। चलो जल्दी से रोना बंद करो, वैसे भी अभी ही बच्चा बहुत दूर से आया है, बहुत थक गया होगा, उसे भी तो नींद की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। इस पर अरुण अपना कर हिलाते हुए रोशनी के माथे को चूमता है और बड़े प्यार से महक की तरफ देखकर, महक जाओ तूफान को अपने रूम में ले जाओ। उद्धरण चिन्ह। इस पर महक अपना सर हिला देती है। तभी राधिका के साथ जो एक औरत थी वह रोशनी की तरफ बढ़ते हुए, राधिका तुमने बताया नहीं तुम्हारी छोटी बेटी इतनी खूबसूरत है। इस पर राधिका मुस्कुरा देती है। वही वो औरत रोशनी के दोनों गालों को पकड़कर मुस्कुराते हुए, आप तो बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल अपनी मम्मा पर गई हो। उद्धरण चिन्ह। इस पर रोशनी सिर्फ अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके उसे औरत को देखते हैं जो उसकी गहरी नीली आंखों में देख रही थी। वह बड़े प्यार से सी मुझे पता है तुम हमें नहीं जानती हो तो हम बता दे, हम गायत्री आपकी महक दी की माँ। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए गायत्री बड़े प्यार से रोशनी के बालों को सहलाने लगती है। तभी महक रोशन के कंधे पर हाथ रखकर, तुम्हें बोला था ना माँ को तुमसे मिलना है। इस पर रोशनी मुस्कुराते हुए जैसे ही गायत्री के पैर छूने वाली थी वैसे ही गायत्री उसके कंधों को पकड़कर, हमारे यहाँ बेटियों पैर नहीं छूती और वैसे भी तुम तो हमारी बेटी हूँ, बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में और देखकर तो और भी खूबसूरत दिख रही हो। सच में राधिका की दोनों ही बेटियां बहुत खूबसूरत है, कहते हुए मुस्कुराने लगती है। तब तक महक रोशनी को उसके कमरे की तरफ ले जाने लगते हैं। तभी वहां पर वीरेंद्र सिंह प्रताप जो राघव के दादा है वह वहां पर आ जाते हैं। वीरेंद्र जी गायत्री की तरफ देखकर अपनी शांत आवाज में, क्या सूर्या आने वाला है कि नहीं? कब से उसे कॉल किया जा रहे हैं, एक कल तक उठा नहीं रहा है। पता नहीं ये दोनों बाप बेटों में कौन सा युद्ध चल रहा है, दोनों में से एक भी सुनने को तैयार ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वैसे चैप्टर कैसा लगाए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और नई स्टोरी है यार दोस्तों, प्यार करो और कमेंट्स इतना करो दिल भर कर कि कमेंट बॉक्स भरना चाहिए और ऐसे ही साथ देते रहिएगा और पढ़ते रहिए। चटू गंगा स्नान, कहते हुए मुस्कुराने लगती है। तब तक महक रोशनी को उसके कमरे की तरफ ले जाने लगते हैं। तभी वहां पर वीरेंद्र सिंह प्रताप जो राघव के दादा है वह वहां पर आ जाते हैं। वीरेंद्र जी गायत्री की तरफ देखकर अपनी शांत आवाज में, क्या सूर्या आने वाला है कि नहीं? कब से उसे कॉल किया जा रहे हैं, एक कल तक उठा नहीं रहा है। पता नहीं ये दोनों बाप बेटों में कौन सा युद्ध चल रहा है, दोनों में से एक भी सुनने को तैयार ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वीरेंद्र की बात सुनकर गायत्री एक नजर राघव की तरफ देखती है, फिर एक गहरी सांस लेकर कुछ बोलते ही वाली थी कि तभी पीछे से किसी की कड़क आवाज सुनाई देती है, पापा आपको नहीं लगता कि आप हमेशा ही मुझे ही ताने देते हैं? आप अच्छे से जानते हैं कि आपका पोता कैसा है, मैं तो बस उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, पर एक आपका लाडला है जिसे माँ ने और मेरी धर्मपत्नी ने पूरी तरह से बिगाड़ दिया है और कहीं ना कहीं आपका भी इसमें बहुत अच्छे से हाथ है। ये सुनकर वीरेंद्र सामने वाले शख्स की तरफ देखकर अपनी आंखें छोटी करके, वह लाडले साहब आप तो हमें ही दोष देंगे, वैसे आप भी कुछ काम नहीं थे। याद आया, ये याद दिलाओ दो, जब सूर्या की उम्र के थे ना तब तुमने भी मेरे नाक में कुछ कम दाम नहीं किया था और अब वही तुम्हारा बेटा कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। तभी पीछे से, बस करिए कितना लड़ेंगे बाप बेटे, अरे दोनों की ही दोनों मेरे पोते के पीछे पड़े हुए हैं, जब देखो तब इस प्रलय की तो सुई मेरे पोते पर ही अटक जाती है। क्या बिगाड़ा है मेरे पोते ने जो सुबह सुबह तुम उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हो? कहते हुए वीरेंद्र जी की पत्नी सौम्या जी वहां पर आ जाती है। वही उसके आते ही वीरेंद्र प्रलय की तरफ देखकर, सौम्या ये हमसे कहने से बेहतर है आप अपने बेटे से कहिए, वही है जो सुबह सुबह गुस्सा करते जा रहे हैं और ऊपर से आपके पोते को हमने सुबह से करीब 20 बार कॉल किया है, एक बार भी कॉल नहीं उठा रहा है। शादी है घर पर और शादी में बड़ा बेटा ही गायब है। इस पर सौम्या वीरेंद्र जी की तरफ देखकर, हाँ तो मेरे पोते को बहुत सारे काम भी रहते हैं ना, आप तो जानते हैं उसने खुद से ही अपने आप को खड़ा किया है तो उसे वक्त भी तो निकालना पड़ता है, और वैसे भी मैंने रात को उससे बात की थी, वह आने वाला है। उद्धरण चिन्ह।
इस पर प्रलय अपना सर हाँ में हिलाते हुए, हाँ ये तो मुझे पता है क्या आपके पोते ने क्या क्या किया है। पर बाहर लोग ये कह रहे हैं कि बड़े बेटे की शादी छोड़कर हम छोटे बेटे की शादी कर रहे हैं। तो ना आपको नहीं लगता कि आपको इस बारे में कुछ कहना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। इस पर सौम्या जी प्रलय की तरफ देखकर अपनी शांत आवाज में, प्रलय मेरा बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो उसे जब चाहे वह शादी कर लेगा ना। वैसे भी उसकी उम्र क्या हुई है, 28 साल का है। लोग 35 साल के बाद शादी कर लेते हैं। तुम खुद ही 30 साल के बाद शादी की थी, कुछ याद आया? इस पर प्रलय अपना कर हिलाते हुए, माँ आप सच में अपने बेटे को छोड़कर अपने पोते की ही साइड लो। और मैं जरूर 30 साल में शादी की होगी, पर मेरा गायत्री के साथ पहले से ही रिश्ता तय हो चुका था। और एक आपके बेटे को है जिससे कहकर मैं थक चुका हूँ कि कोई ला दे, नहीं तो हम ढूंढ लेते हैं। पर आपका पोता है, उसे दोनों में से कुछ नहीं चाहिए, तो क्या हम बड़े बेटे की शादी ऐसे ही रख दे? कहते हुए प्रलय गायत्री की तरफ देखकर, अब तुम अपने लाडले बेटे को कुछ कहोगी कि नहीं? वैसे भी वो तो मेरी मानना से रहा, तो तुम ही कुछ कह दो। वैसे अगर मैंने कुछ कह दिया तो तुम और माँ दोनों को ही लगता है मैं आपके लाडले पोते और बेटे को ताने मार रहा हूँ। इस पर वीरेंद्र भी अपना सर हाँ में हिलाते हुए सौम्या की तरफ देखकर, हम इस बार पहले की बात पर सहमत है, क्योंकि सूर्या अभी घर आता ही नहीं, ज्यादातर वह बाहर ही रहता है। तो उसके अगर हमने शादी कर ली तो हमारे साथ तो रहेगा ना। वैसे भी उसे देखे हुए पूरे 2 महीने हो गए हैं और जनाब का अभी कुछ पता ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। प्रलय भी वीरेंद्र की बात पर सौम्या की तरफ देखते हुए, हाँ पापा भी सही कह रहे हैं, आप सूर्या से बात कर लीजिए, शायद इस बार वह शादी के लिए मान जाए और लगे हाथ उसकी भी शादी हम करवा दे। नहीं तो मैं अपनी तरीके से सूर्या की शादी तय कर लूंगा, फिर मुझे आप में से कोई भी नहीं रुकेगा। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए प्रलय अरुण की तरफ देखते हुए कुछ सोचकर, अरुण तुम्हारी छोटी बेटी आने वाली थी ना, वो कहीं देखा नहीं रही है? इस पर अरुण अपना सर हिलाते हुए, हाँ आ गई है, महक ने उसे उसके कमरे में ले गई है, थक गई है इसी वजह से। इस पर प्रलय अपना सर हिला देता है। तभी प्रलय राघव की तरफ देखकर, वैसे अगर भाई से बात हो गई हो तो बता देना, उसका बाप अभी जिंदा है, कभी कभार उसका चेहरा भी देखने का मन करता है तो कल तक आ जाए। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए प्रलय वहां से चला जाता है। वही उसके जाते हैं सभी राघव की तरफ देखने लगते हैं। तो राघव अपने कंधे ऊपर की ओर करते हुए, आप सभी मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? इस पर सौम्या राघव की तरफ देखकर, अब सच सच बात की तुझे सूर्या का कॉल आया था कि नहीं? इस पर राघव सौम्या की तरफ देखकर, पर दादी आपने तो कल उससे बात किया ना, और वैसे भी भाई मेरा भी कॉल नहीं उठा रहे हैं। इस पर सौम्या अपने सर पर हाथ रखकर, वो तो मैं तेरे बाप को शांत करने के लिए कह रही थी। तुझे तो पता है तेरा बाप जब भी देखो तब मेरे प्यारे से पोते के पीछे ही पड़ा रहता है। और एक वीरेंद्र जी की तरफ देखकर, आपको क्या जरूरत थी उसकी बातों में हाँ हाँ करने की? देखा ना कितना मेरे पोते को सुनाकर चला गया वी। इस पर वीरेंद्र जी अपने सर ऊपर की ओर करके, वैसे उसने कुछ गलत भी नहीं कहा है, अब उसे शादी भी जल्दी ही करनी चाहिए। वैसे भी अगर मैंने कुछ बोला नहीं होता ना तो और भी भड़क जाता। जल्दी से जल्दी सूर्या को यहाँ पर आने का कह दे दीजिए, नहीं तो आप आपके बेटे को भी जानते हैं और अपने पोते को भी। शादी के बीच एक महायुद्ध छिड़ेगा इन दोनों को। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वीरेंद्र जी वहां से चले जाते हैं। वहीं उनके पीछे पीछे राघव भी चल जाते हैं और अरुण भी काम करने के लिए वहां से निकल जाते हैं। सभी के जाने के बाद सिर्फ औरतें ही वहां पर खड़ी हो जाती है। तभी सौम्या राधिका की तरफ देखकर, वैसे राधिका तुम्हारी बेटी कब आ गई? इस पर राधिका मुस्कुराते हुए, दादी वह अभी ही आ गई है, महक के साथ ऊपर कमरे में गई है, अब थोड़ी देर में आ ही जाएगी नीचे खाना खाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। इस पर सौम्या राधिका को रोकते हुए, नहीं राधिका उसे कमरे में ही रहने दो, वैसे भी बच्ची दूर से ही आई है, बहुत थक चुकी होगी, उसे नींद की भी जरूरत होगी, उसे आराम करने दो और खाना भी उसके कमरे में रख दो। उद्धरण चिन्ह। इस पर गायत्री जी भी अपना सर हमें हिलाते हुए, हाँ राधिका तुम उसका खाना उसके कमरे में ही भेज दो, वैसे भी वह बहुत थक चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। इस पर राधिका जी अपना सर हिला देती है और वहां से चली जाती है। राधिका के जाने के बाद गायत्री सौम्या जी की तरफ देखकर, माँ मुझे तो अब डर लगने लगा है, आप तो जानते हैं इन्हें, गुस्से में यह क्या क्या कर देते हैं, और ऊपर से सूर्या का कोई अता पता ही नहीं है, और अब तो राधिका और अरुण भाई भी यहाँ पर हैं और घर में ये सारा तमाशा समझ नहीं आ रहा है कि मैं दोनों में से किस समझाऊं। उद्धरण चिन्ह।
इस पर सौम्या जी अपना सर हिलाते हुए दोनों ही एक के ऊपर एक टक्कर देते हैं। दोनों में से किसी को भी नहीं समझ सकते। अब सूर्या को आना होगा तो वह आ जाएगा। तुम तो जानती हो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पर मैं इतना उसे जानती हूँ कि वह अपने भाई की शादी में जरूर आएगा। बस थोड़ा देर से ही आएगा, तब तक प्रलय को संभालना होगा। इस पर गायत्री जी मुस्कुराते हुए, आपको लगता है आपके बेटे को संभाल पाएंगे? तब तक तो गुस्से में ज्वालामुखी ना बन जाए। इस पर सौम्या जी अपना कर हिलाते हुए, पता नहीं, अब देखते हैं, चलो शादी की तैयारी भी बाकी है। उद्धरण चिन्ह कहते हुए वह दोनों ही वहां से गार्डन की तरफ चले जाते हैं जहां पर डेकोरेशन हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ काशी गंगा घाट, एक शख्स जिसने सफेद कॉटन रेशमी धागों की धोती पहनी हुई थी, जो गंगा के पानी के अंदर डुबकियां लगा रहा है। इस समय वहां पर कोई भी नहीं है, वह शख्स अकेले ही गंगा के पानी में स्नान कर रहा है। पानी गहरा होता जा रहा था पर वह शख्स पानी के बाहर ही नहीं आ रहा था। वही गंगा घाट से 3 सीढ़ियां से दूर पर 20 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड गहरा बनाए हुए थे। सभी के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी क्योंकि ऊपर काले बादलों ने अपना बसेरा बनाया हुआ था। कभी एक शख्स गंगा के घाट पर खड़ा होकर सामने वाले शख्स की तरफ देखकर पूरी तरह से परेशान हो चुका था। तभी वहां पर एक शख्स अपने हाथों में व्हाइट कलर का टॉवल लिए गंगा की सीढ़ियां की तरफ बढ़ने लगता है। वह सीढ़ियां से नीचे जाकर गंगा के पानी से 2 कदम की सीढ़ियां पर खड़ा हो जाता है। वही गंगा के पानी में जो शख्स स्नान कर रहा था वह रुक जाता है। वह अपनी आंखें हाल कैसे खोल देता है। इस समय उसकी हेजल ग्रीन आइज हद से ज्यादा कोल्ड थी, साथ ही साथ उसका चेहरा पूरी तरह से सख्त था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसके ब्लैक डार्क हेयर गीले होने की वजह से उसके माथे से चिपक गए थे। वह शख्स वैसे ही अपने कदम गंगा की सीढ़ियां की तरफ बढ़ा देता है। वह शख्स जैसे ही सीढ़ियां के ऊपर आ जाता है वैसे ही दूसरा वाला शख्स उसके हाथों में टॉवल देते हुए अपना सर झुकाए, बॉस उसे पकड़ लिया गया है। उद्धरण चिन्ह इस पर वह शख्स अपने बालों को टॉवल से पहुंचते हुए अपना सर हिला देता है और गंगा की तट से ऊपर की ओर आने लगता है। जैसे ही वह सीढ़ियां से आखिरी कोने पर आता है तभी उसके सामने पंडित जी हाथों में थाली लिए खड़े मिलते हैं। उन्हें एक नज़र देखकर वहां से जाने ही वाले था कि तभी पंडित जी मुस्कुराते हुए, लगा ही था कि इस साल भी तुम ये पर आओगे। उद्धरण चिन्ह इस पर वह शख्स पंडित जी की तरफ देखकर, हाँ, यह आना तो जरूरी है, हर साल मेल ही इतना होता है कि उसे शुद्ध करने के लिए आना तो जरूरी है कि नहीं। उद्धरण चिन्ह इस पर पंडित जी उसे शख्स की तरफ देखकर अपनी गंभीर आवाज में, सही कहा तुमने, पर एक बात कभी मत भूलना, गंगा के पानी में शरीर धुलता है, मन नहीं। उद्धरण चिन्ह इस पर वह शख्स बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, सही कहा, शरीर ही तो धुलने आता हूँ, मन का क्या है, वह राक्षसों का ही बसेरा है, वह कहाँ धुलता है। वैसे हर साल यहाँ पर देखता हूँ आपको, क्या आपका भगवान आपको कुछ देता है कि नहीं इसके बदले। इस पर पंडित जी मुस्कुराते हुए, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते, बहुत अमीर हूँ, मुझे उसने शांत मन और दुनिया भर में सबसे अनमोल सुकून दिया है। इस पर वह शख्स अपना कर हिलाते हुए, हम शांत मन ये कभी मेरा नहीं हो सकता, और सुकून मुझे तो हासिल करने में बहुत मजा आता है। कहते हुए वह शख्स वहां से जाने ही वाला था कि तभी पंडित जी, क्या पता ये कभी तुम्हारे पास भी आ जाए, सुकून ये बहुत बड़ी चीज होती है बेटा, और यह बहुत जल्द तुम्हारे पास आ भी जाएगी, संभाल कर रखना उसे, कहीं ऐसा ना हो कि वो सुकून तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए तुम्हारे इस मेल की वजह से। उद्धरण चिन्ह इस पर वह शख्स कुछ नहीं कहता, वह बस मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। वही उस शख्स के जाने के बाद पंडित जी गंगा की पानी की तरफ देखने लगते हैं। तभी एक शख्स वहां पर आते हुए, पता नहीं ये कब बदलेगा कि नहीं, या पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेगा। इस पर पंडित जी सामने अपनी को देखते हुए, हर एक चीज का बदलने का वक्त रहता है, क्या पता इसकी जिंदगी में भी कोई आ जाए जो इसे पूरी तरह से बदल दे, जहां ये पाप धोने आता है वहां वह भगवान के पैर छूने आ जाए। कहते हुए पंडित जी वहां से चले जाते हैं। वही वह शख्स भी वहां से चला जाता है। आखिर कौन है वह शख्स, क्यों नहीं करना चाहता है सूर्या शादी? अभी के लिए इतना, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी कल शायद से दोनों की फर्स्ट मीट हो जाए, देखते हैं दोनों की मीटिंग कैसी होती है, और कमेंट जरूर करना यार। चित्रित सूर्या की क्रूरटी इस पर वह शख्स कुछ नहीं कहता, वह बस मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। वही उस शख्स के जाने के बाद पंडित जी गंगा की पानी की तरफ देखने लगते हैं। तभी एक शख्स वहां पर आते हुए, पता नहीं ये कब बदलेगा कि नहीं, या पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेगा। इस पर पंडित जी सामने अपनी को देखते हुए, हर एक चीज का बदलने का वक्त रहता है,
क्या पता इसकी जिंदगी में भी कोई आ जाए जो इसे पूरी तरह से बदल दे। जहां ये पाप धोने आता है वहां वह भगवान के पैर छूने आ जाए। कहते हुए पंडित जी वहां से चले जाते हैं। वही वह शख्स भी वहां से चला जाता है। यहाँ तो पंडित जी ने कह दिया है, अब ये देखना है कि क्या ये सच में बदलता है कि नहीं। वही वो शख्स वैसे ही भीगे हुए कपड़ों के साथ कर में बैठ जाता है और उसकी के सामने एक और एक शख्स बैठ जाता है और कर अपनी रफ्तार ले लेती है, उसका को गहरा बनाए और 10 कर आ जाती है। वही बीच वाले कर में बैठे हुआ शख्स अभी भी पूरी तरह से गिला था। उसके बालों से पानी टपक रहा था। काम में ऐप भी चालू था, फिर भी उस शख्स के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। तभी सामने बैठे हुए एक आदमी ने पीछे वाले शख्स की तरफ देखकर, बॉस क्या हम पहले होटल चले, आप वहां पर कपड़े चेंज कर लीजिए। इस पर वह शख्स अपनी ठंडी आवाज में, मंदार क्या तुम्हें सच में लगता है कि सूर्या की हड्डी इतनी कमजोर है, कितने ठंड से उसकी हड्डियां कांपने लगेगी। इस पर मंदार कुछ भी नहीं कहता, वह बस अपना सर नीचे झुकाकर वैसे ही बैठा रह जाता है। तभी सूर्या अपनी ठंडी आवाज में, कौन कौन आने वाला है। मंदार सूर्या के इस सवाल पर पीछे देखते हुए, पठान और लाल। मंदार किस बात पर। सूर्या सीट पर पड़े सिगरेट के बॉक्स में से एक सिगरेट को निकलता है और उसे अपने होठों के बीच में रखकर लाइटर से उसे जलते हुए उसके क्रश लेने लगता है। इस समय उसकी हेजल ग्रीन आइज हद से ज्यादा कोल्डनेस से भरी पड़ी हुई थी। कार में तो एसी चालू था, पर ड्राइवर और मंदार दोनों के ही चेहरे पर हल्का हल्का पसीना साफ साफ देखा जा सकता था। कर एक खंडार सी जगह पर आकर रुक जाती है तो मंदार जल्दी से बाहर आकर सूर्या के साइड का दरवाजा खोल देता है। सूर्या भी वैसे ही कर से बाहर आ जाता है। वह जैसे ही बाहर आता है उसके चारों तरफ काले कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड्स खड़े हो जाते हैं। वही सूर्या बिना ध्यान दिए अपने होठों में सिगरेट को पकड़े हुए उसके कैश लेकर अंदर की ओर जा रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग सा रौनक था और आंखों में एक अंगार थे। वह जैसे ही उसे खंडहर जैसी जगह के अंदर एक बना हुआ गोडाउन के अंदर आता है तो वैसे ही उसके सामने दो शख्स चेयर पर बैठे हुए मिलते हैं और उन्हीं के ही पीछे करीब 50 से भी ऊपर बॉडीगार्ड खड़े हुए। वह दोनों शख्स चेयर पर बैठे हुए थे और उनके बीच में एक टेबल और उसके सामने एक चेयर खाली थी। सूर्या वैसे ही अंदर जाकर उसे खाली चेयर पर बैठ जाता है। वह अपने पर उसे टेबल पर रखकर अपने हाथों में दूसरी सिगरेट को लेकर उसे अपने होठों के बीच रखकर लाइटर को जलाने लगता है, पर वह सिगरेट नहीं जला था बल्कि उसे लाइटर को जलते हुए देख रहा था। तभी उन दोनों में से एक शख्स सूर्या की तरफ देखकर, देख सूर्या, हम तुम्हें काशी नहीं दे सकते। हमने पहले ही कहा था कि यह जगह हमारी है और यहाँ पर हमारी ही चीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती रहेगी। हर किसी का एक धंधा होता है और मैं अपने धंधे में किसी और को दखल अंदाजी करते हुए नहीं देख सकता। उद्धरण चिन्ह। वह शख्स, इसके आगे कुछ का पता उससे पहले ही एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वह शख्स अपना मुंह बंद कर देता है और यह शॉट और किसी ने नहीं बल्कि सूर्या ने ही मारा था। वह जमीन पर एक और बुलेट को फायर करते हुए मुस्कुराकर चिल्लाते हुए, मंदार मंदार मंदार, समझ नहीं आ रहा है कि मेरी पूरी 24 साल की मेहनत मैंने इसके लिए की है कि कोई दो कुली का गुंडा जाकर सूर्या सिंह प्रताप को धमकी देगा। सूर्या की यह बात सुनकर वह दूसरा वाला शख्स अपनी जगह से खड़ा होकर अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लाला भाई की बेइज्जती करने की। वो मेरा भाई है, कोई दो कड़े का गुंडा नहीं है, उससे बड़े बड़े लोग डरते हैं तो तू क्या चीज है, तेरी औकात ही क्या है। वह इससे आगे कुछ का पता उससे पहले ही एक बुलेट की आवाज सुनाई देती है और यह निशान उसे शख्स के कर के बीचों बीच लग जाता है और वह वही का वही जमीन पर लेट जाता है, जिसे देखकर लाला अपनी जगह से खड़ा होकर अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करके, तू 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 तूने पठान को मारा, तू जानता है वह मेरा भाई है। इस पर सूर्या अपनी जगह से खड़ा होकर लाल की तरफ बढ़ते हुए, भाई, इंटरेस्टिंग लाला, तू किसको दुनियादारी सीख रहा है। भाई का मतलब मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं यह नहीं जानता कि तूने पठान के धंधे को कैसे अपने नाम बनाया है। बोला था पैसे ले लो और मुझे जो चीज चाहिए वह दो, पर नहीं, तुम्हें तो ये खून खराब ही पसंद है। अभी अभी मैं गंगा में स्नान करके आया था, सोचा आज मैं कुछ करूंगा नहीं, पर देखो तुम्हारी वजह से मेरे हाथ गंदे हो गए। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए लाला की तरफ सूर्या बढ़ने लगता है। तभी लाल के जितने भी आदमी थे वह सारे सूर्या की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि सूर्या के सारे आदमियों ने लाल के आदमियों फायरिंग शुरू कर दी, जिसे देखते देखते लाला के सारे आदमी वही जमीन पर बिखरे हुए मिलते हैं। तो वही सूर्य लाला की गर्दन को पकड़कर उसे टेबल पर रख देता है।
जिसे देखकर लाला चिल्लाते हुए, सूर्या चाहे तुम कोई भी हो पर याद रखना लाल के कनेक्शन कम नहीं है, अगर तूने मुझे मारा ना तो तुझे भी करने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे, इज्जत के साथ कह रहा हूँ छोड़ दे और अपने काम से कम रख दे, लाला के बिजनेस में मत आ। उद्धरण चिन्ह। लाला इसके आगे कुछ का पता उससे पहले ही सूर्या लाला के सर पर एक जोरदार मुक्का मार देता है। वह उसके गले को कस के पकड़कर मौत के मुंह में है, फिर भी अकल नहीं आ रही है। समझ नहीं आ रहा है लोगों में इतना हिम्मत कैसे आ जाती है कि सूर्या को मुझे धमकी देने चले हैं। कहते हुए वह अपने हाथ आगे कर देता है तो मंदार उसके हाथों में एक चाकू रख देता है, तो सूर्या उसे चाकू को उसकी गर्दन में डालने लगता है। वह उसकी गर्दन में इतनी बार चाकू डाल रहा था कि उसके पूरे कपड़ों से लेकर उसके मुंह तक लाला का खून आ चुका था। वह पूरी तरह से खून से रंगा हुआ था, पर उसका हाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब सूर्या का गुस्सा शांत हो जाता है तो लाल की गर्दन जो आधे से ज्यादा कर चुकी थी वह वहीं फेंककर चाकू को टेबल पर मरते हुए गुस्से भरी आवाज में, मंदार इस गंदगी को साफ कर दे, इसकी वजह से मेरा गंगा स्नान बेकार गया। उद्धरण चिन्ह। इस पर मंदार अपना सर हिला देता है तो सूर्या अपने होठों में सिगरेट रखना ही वाला था कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, तो वह उसे दिशा में देखते हुए, मंदार। सूर्या की आवाज से मंदार उसे दिशा में देखने लगता है। तब तक 3 बॉडीगार्ड्स अपने हाथों में 4 बच्चों को लिए आ रहे थे। मंदार उन बच्चों की तरफ देखकर, अब ये क्या है? इस पर वह बॉडीगार्ड्स पहले एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, फिर एक गहरी सांस लेकर, लाल का बिजनेस इन लड़कियों को यहाँ पर उसने कैद किया था। ये सुनकर मंदार सूर्या की तरफ देखा है तो सूर्या बिना उन लड़कियों की तरफ देखकर वहां से दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए, जो है करना है करो, मैं बहुत थक चुका हूँ, कहते हुए सूर्या वहां से चला गया। पर सूर्या की बातों का मतलब समझकर मंदार उन बॉडीगार्ड्स की तरफ देखकर, इन लड़कियों का अनाथ आश्रम भेज दो और उनसे कहो कि उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, कहते हुए मंदार वहां से चला जाता है। वही मंदार जैसे ही बाहर आता है तो देखा है गुरु का में बैठ चुका है, तो वह जल्दी से आगे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। जैसे ही मंदार बैठा है वैसे ही ड्राइवर कर चला देता है। कर में पूरी तरह से शांति छाई हुई थी। तभी मंदार हल्के से सूर्या की तरफ देखने लगता है, फिर सामने देखा है। उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि उसे सूर्या से कुछ बात करनी है, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बात करे। मंदार अपने मन ही मन कुछ सोच रहा था कि तभी सूर्या की ठंडी आवाज सुनाई देती है, मंदार कितनी बार कहा गया है कि मन में बात मत रखो, क्या तुम्हें तुम्हारी जुबान प्यारी नहीं है? ये सुनते ही मंदार जल्दी से, वो बड़ी मैं का कॉल आया था और सुबह से दादाजी भी कॉल कर रहे थे और राघव सर का मैसेज आया कि कल तक आपको मुंबई आना है, उनकी शादी है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सूर्या एक गहरी सांस लेकर, आज रात की फ्लाइट बुकिंग करो। इस पर मंदार अपना सर हिला देता है। अब कार में पूरी तरह से शांति छाई हुई थी। देखते देखते कर होटल के सामने रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रताप मेंशन में शाम होने को आई थी राधिका जी रोशनी के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वह कमरे में आती है तो उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि रोशनी टेडी बेयर को अपने गले लगाकर किसी खरगोश की छोटे बच्चों की तरह खुद को ब्लैंकेट में अच्छे से कर करके सो रही थी। इस समय रोशनी ने खरगोश वाली हुडी पहनी हुई थी, जिसे वह और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। तभी राधिका जी कमरे में जाकर रोशनी के साइड में बैठकर उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए, बच्चा चलो उठो जल्दी से, बहुत सो लिया तुमने, अब चलो जल्दी, सभी घरवालों को तुमसे मिलना है। उद्धरण चिन्ह। रोशनी जो नींद में थी वह नींद में ही अपना सर राधिका के गोद में रखकर अपनी नींद भरी आवाज में, मम्मी बस थोड़ी देर और सोने दो ना, बहुत नींद आई है। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह अपने दोनों हाथ राधिका की कमर पर डाले किसी खरगोश की बच्चों की तरह राधिका जी से लिपटकर सो जाती है। ये देखकर राधिका जी एक गहरी सांस लेकर रोशनी के कंधे को हल्के से हिलाते हुए, बच्चा चलो उठो ना, जब दी की शादी होगी तब आराम के साथ सो लेना। कोट। महक की शादी की बात सुनकर रोशनी अपनी नींद भरी आंखें खोलकर अपनी नीली आंखों में दुनिया भर की मासूमियत लिए बड़े प्यार से, क्या सच में हमें दीदी छोड़कर जाएगी, कहते हुए रोशनी की आवाज में साफ साफ उदासी थी। वही उसकी उदासी भरी आवाज को सुनकर राधिका जी उसके बालों पर प्यार से अपना हाथ फिरते हुए, किसने कहा मेरे बच्चा को कि तुम्हारी महक दी तुम्हें छोड़कर चले जाने वाली है, तुम जब चाहे तब उनसे मिलने आ सकती हूँ। वैसे भी शादी हर किसी को करनी पड़ती है बेटा, आज महक दी कर रही है तो कल तुम करोगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही रोशनी जल्दी से बेड पर बैठकर बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने पापा और मम्मी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह।
इस पर राधिका की रोशनी के गाल खींचते हुए, अच्छा तब का तब देख लेंगे, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए राधिका जाने ही वाली थी कि तभी रोशनी राधिका जी का हाथ पकड़कर उनकी तरफ देखकर, मामा हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम हमारे घर पर क्यों नहीं रह गए? और इतनी जल्दी दी की शादी? इस पर राधिका की रोशनी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए, क्योंकि ये दादाजी चाहते हैं। इस पर रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, क्यों ऐसा? रोशनी के सवाल पर राधिका जी वहीं पर बैठकर एक गहरी सांस लेकर, मेरी सवालों की पोटली कभी शांत नहीं होगी, चलो बता देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे जीजा के दादाजी दोनों ही बचपन से दोस्त रहे हैं। उन दोनों ने वादा किया था कि वह दोनों अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया। दोनों को ही बेटे हुए तो शादी नहीं हो पाए, और फिर क्या अब उनके के बेटों को ही बेटियां हो गई है तो वह शादी तो करवा देंगे। इसी वजह से और यहाँ पर रहने के लिए हमें दादाजी ने ही कहा है। वह चाहते हैं कि सारी तैयारी उनके आंखों के सामने हो, वह दोनों तरफ का रिश्ता निभाना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए राधिका जी एक गहरी सांस लेकर अपनी जगह से खड़े होकर, अब तुम्हारे और कोई सवाल हो तो तुम अपने पापा से पूछ लेना, मुझ में और काम नहीं है, बहुत सारे काम बाकी है। जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ, सभी घर वालों से तुमने मिलवाना भी है, सभी तुमसे मिलना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए राधिका जी वहां से चली जाती है। वही राधिका के जाने के बाद रोशनी भी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरह बढ़ जाती है। सोचा था कि आज दोनों को मिलेंगी पर नहीं मिल पाई, पर डोंट वरी, नेक्स्ट एपिसोड में दोनों की ही मुलाकात होगी, वह भी कुछ और ही तरीके से। देखते हैं कैसे, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होगा। वैसे सूर्या कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, कैसी उनकी जर्नी होगी ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, क्योंकि एक तरफ तो मासूमियत है और दूसरी तरफ खून का खेल। देखते हैं इन दोनों को मिलाकर क्या होता है। चफोर किस। रोशनी के सवाल पर राधिका जी वहीं पर बैठकर एक गहरी सांस लेकर, मेरी सवालों की पोटली कभी शांत नहीं होगी, चलो बता देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे जीजा के दादाजी दोनों ही बचपन से दोस्त रहे हैं। उन दोनों ने वादा किया था कि वह दोनों अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया। दोनों को ही बेटे हुए तो शादी नहीं हो पाए, और फिर क्या अब उनके के बेटों को ही बेटियां हो गई है तो वह शादी तो करवा देंगे। इसी वजह से और यहाँ पर रहने के लिए हमें दादाजी ने ही कहा है। वह चाहते हैं कि सारी तैयारी उनके आंखों के सामने हो, वह दोनों तरफ का रिश्ता निभाना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए राधिका जी एक गहरी सांस लेकर अपनी जगह से खड़े होकर, अब तुम्हारे और कोई सवाल हो तो तुम अपने पापा से पूछ लेना, मुझ में और काम नहीं है, बहुत सारे काम बाकी है। जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ, सभी घर वालों से तुमने मिलवाना भी है, सभी तुमसे मिलना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए राधिका जी वहां से चली जाती है। वही राधिका के जाने के बाद रोशनी भी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरह बढ़ जाती है। रात तो हो चुकी थी, सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, ऐसे ही सभी आपस में बात कर रहे थे। तब तक रोशनी भी अपने लूज हुडी एंड लूज पैंट पहने हुए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए रोशनी डरते डरते वहां पर आ जाती है। वही सभी बातें ही कर रहे थे कि तभी अरुण जी की नज़र रोशनी पर चली जाती है, जो वहीं पर खड़े खड़े सबको देख रही थी। वह उसे ऐसे देखकर, मेरा तूफान वहां पर क्यों खड़ा है, यहाँ आओ। अरुण जी की आवाज़ सुनकर सभी रोशनी जहां खड़ी है उसे दिशा में सभी देखने लगते हैं। तभी राधिका जी अपनी जगह से खड़ी होकर रोशनी की तरह बढ़ते हुए, क्या हुआ बच्चा, डर लग रहा है क्यों? हम डर रहा है मेरा बच्चा, ये तो सभी अपनी ही परिवार वाले हैं ना, आओ चलो। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए राधिका की रोशनी को सेकंड हैंड के साइड वाली चेयर पर बैठा देती है और खुद अरुण जी की साइड वाली चेयर पर आकर बैठ जाती है। वहीं रोशनी को देखकर पूरे प्रताप परिवार हैरान हो जाता है। उसकी सादगी और चेहरे की मासूमियत देखकर सभी के चेहरे पर एक अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है। उसकी आंखों में एक अलग सी रोशनी थी, उसकी नीली आंखों में एक मासूमियत के साथ एक चमक और साथ ही साथ एक अपना सा एहसास था। उसके देखने में उसके चेहरे से ही पता लग रहा था कि उसकी खूबसूरती पर उसे थोड़ा भी घमंड नहीं है। तभी सौम्या रोशनी को गौर से देखते हुए, क्या बात है राधिका, तुमने तो एक कोहिनूर ही छुपा कर रखा था हमसे। उद्धरण चिन्ह। इस पर राधिका जी मुस्कुरा देती है तो वीरेंद्र जी भी रोशनी की तरफ देखकर अपने चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन लाकर, वैसे बेटा तुमने अपना बारे में नहीं बताया। इस पर रोशनी अपनी जगह से खड़ी होकर एक स्टूडेंट की तरह अपने दोनों हाथ आपस में फोल्ड किया, मेरा नाम रोशनी अरुण शर्मा, मैं फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स कर रही हूँ। और उद्धरण चिन्ह।
रोशनी को इतना डरता हुआ देखकर सौम्या जी जल्दी से वीरेंद्र जी के हाथ पर अपना हाथ रखकर उन्हें आंखें दिखाते हुए, बस करिए, कितना बेटी को डराएंगे आप। आपका ये चेहरा देखकर ना पहले से ही वह बच्ची डर गई है, और आपका ऐसी बातें सुनकर तो वह और डर जाएगी, आप भी ना, आपसे बात करना ही बेकार है। कहते हुए सौम्या बड़े प्यार से रोशनी की तरफ देखकर, बेटा बैठ जाओ, इतनी डरने की जरूरत नहीं है, दादाजी बस मजाक कर रहे हैं। वैसे बहुत अच्छा नाम है और खूबसूरती के मामले में तो सच में नगीना हो। नगीना, उद्धरण चिन्ह। इस पर रोशनी मुस्कुराते हुए बैठ जाती है। वही उसकी ऐसी हरकत पर सभी मुस्कुराने लगते हैं। वही प्रलय अरुण की तरफ देखकर, अरुण, मैं पंडित जी से बात कर ली है, उन्होंने एंगेजमेंट का मुहूर्त 2 दिन के बाद बताया है, तो मैं उसी के हिसाब से हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स एंड क्लाइंट से उन्हें इनवाइट किया है। उद्धरण चिन्ह। इस पर अरुण अपना कर हिलाते हुए, जैसे तुझे लगे यार वैसे कर दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूं कि मेरी बेटी तेरे घर की बहू बन रही है। उद्धरण चिन्ह। इस पर गायत्री अरुण की तरफ देखकर, भाई आप ऐसा तो मत ही कहिए, आपसे ज्यादा तो हम खुश हैं क्योंकि आपकी बेटी जो हमारे घर में आ रही है। उद्धरण चिन्ह। इस पर अरुण जी मुस्कुरा देते हैं। तभी प्रलय राघव की तरफ देखकर, क्या तुम्हारे भाई से कुछ बात हुई कि नहीं, यह शादी भी उसके बिना ही होने वाली है। सूर्या को पहले से ही बता दो, अगर वह इस घर में नहीं दिखाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पर राघव प्रलय की तरफ देखकर, पापा मैंने उससे बात की है, वह आने वाला है। उद्धरण चिन्ह। आने वाला है कहाँ से? काम छोड़कर आना होता ना तो भाई की शादी में 10 दिन पहले ही आ जाता, पर नहीं, इसे तो काम के सिवा फुर्सत ही नहीं मिलती है। बोला था मैंने कि फैमिली बिजनेस संभाल लो, पर नहीं, इसे तो अपनी मनमानी करनी थी और देखो नतीजा क्या है, काम के सिवा कुछ और दिखता ही नहीं। कहते हुए प्रलय गुस्से में वहां से चला जाता है। वही उसके जाने के बाद सौम्या अपने सर को पकड़ते हुए, पता नहीं मेरा बेटा कब अपने बेटे को समझ पाएगा या इन दोनों की कभी आपस में जाम पाएगी। दोनों ही एक दूसरे से दोनों बाप बेटे हैं, पर दुश्मन ही तो ऐसे नहीं बात है जैसे कोई नेवला और सांप हो। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए सौम्या जी अपना सर हिला देती हैं। वही यह सुनकर गायत्री भी अपना कर हिलाते हुए, माँ अब तो जानती हूँ कि पहले कैसा है आप, कल अगर सूर्य नहीं आया ना तो पता नहीं यह क्या करेंगे। इस पर सौम्या जी राघव की तरफ देखकर, राघव बेटा तुम ही हो, कुछ भी करो और सूर्या को कहो यहाँ पर आने के लिए, नहीं तो उसका आप हमारा जीना मुश्किल कर देगा। उद्धरण चिन्ह। इस पर राघव सिर्फ अपना सर हिला देता है। वही आपस में ये सूर्या की ही बातें कर रहे थे। वही रोशनी सबकी बातें सुन रही थी, पर सूर्या का नाम सुनकर उसे अलग सी बेचैनी होने लगते हैं। पता नहीं क्यों उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, जिसे वो पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देती है और अपने खाने पर फोकस करने लगती है। वही सौम्या कुछ हुए रोशनी की तरफ देखकर, रोशनी बेटा तुम्हारी दादी कब आने वाली है? ये सुनकर रोशनी जल्दी से सौम्या की बात का जवाब देते हुए, दादी से मैं बात की थी, उन्होंने कहा था कि वह शादी के 3 दिन पहले आने वाली है। उद्धरण चिन्ह। इस पर सौम्या जी मुस्कुराते हुए, बहुत साल हो गए तुम्हारी दादी से ना मिले हुए, बहुत बदल गई होगी, अब तो बातें भी नहीं होती है ज्यादा। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते सौम्या पुराने दिनों की याद करने लगती है। ऐसे ही सौम्या अपने और रोशनी की दादी के बारे में बात करने लगती है, जिसे सुनकर सभी मुस्कुराने लगते हैं। वही रात हो जाती है, सभी अपने अपने कमरे की तरह बढ़ जाते हैं। रोशनी अपने कमरे में बैठी हुई थी। इस समय उसे नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही थी, आती भी कैसे, 8 बजे खुद उठी है और अब 11 बजे उसे फिर से नींद तो नहीं आएगी। इसी वजह से वह कुछ सोचकर अपने मोबाइल को अपने हाथों में लिए रूम से बाहर निकल जाती है। रोशनी रूम से बाहर आकर वह चारों तरफ देखते हुए, माँ के कमरे में तो अब जा नहीं सकती, माँ तो बहुत थक चुकी होगी और दीदी के पास भी जाने का कुछ फायदा नहीं है, क्या पता चीजों के साथ बिजी हूँ, एक काम करती हूँ गार्डन की तरफ चल जाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए राहत गार्डन की तरफ बढ़ जाती है। वह सीढ़ियों से नीचे चारों तरफ देखने लगती है। पैलेस बहुत बड़ा था। वह पूरे पैलेस को देखते हुए खुद से गजब है यार, मतलब इतना बड़ा पैलेस, पूरा 1 साल लग जाएगा गार्डन ढूंढते ढूंढते। ऊपर से इतना बड़ा है तो इसके अंदर कितनी सारी चीज होगी, कल ना पूरा दिन पैलेस घूमने में ही लगा लेती हूँ, वैसे भी पूरा दिन तो वैसे भी चला जाएगा मैं। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह चारों तरफ देखने लगती है। 11 बजे बजाने की वजह से कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से वह किसी से कुछ पूछ भी नहीं पा रही थी। पैलेस में डिम लाइट चालू की वजह से अंधेरा बहुत ही कम था। करीब 15 मिनट की मेहनत के बाद फाइनली रोशनी को गार्डन मिल जाता है।
जिसे देखकर वह जल्दी से गार्डन में बने झूले पर जाकर बैठ जाती है और सामने आसमान की तरफ देखने लगती है। रोशनी सामने चांद को देखते हैं, बड़ी सी मुस्कुराहट लिए। चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, यह चंदा मामा हमेशा ही अपनी रोशनी देता है। बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर इन्हें देखकर। ऐसा लगता है कि सारे टेंशन ही फ्री हो जाती हूँ। मैं सच में चंदा मामा बहुत अच्छे हो। आपको पता है एक आप ही है जिसे मैं अपने दिल की सारी बातें बता सकती हूँ। जैसे कि दीदी की शादी होने वाली है। आपको पता है मुझे कितना रोना आ रहा है, पर मैं रो भी नहीं सकती क्योंकि मामा ने कहा है रोना अच्छा नहीं है। पर मैं क्या करूं, मुझे दीदी का ऐसे किसी और के साथ शादी करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। दीदी मेरी है तो पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेगी, पर एक मामा है ना, उन्हें तो मेरी दीदी की शादी की पड़ी है, और एक दीदी भी है, उन्हें मेरी तो कुछ पड़ी नहीं है। मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी शादी होने के बाद। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए रोशनी बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए फिर खुद से ही, पर मैं उनसे बात किए बिना मैं कैसे रह सकती हूँ। जलती हूँ मैं बहुत जल्द से जीजू से। आखिर वह मेरी दीदी को मुझे छीनेंगे, पर मैं उनको छीने तो बिल्कुल नहीं दूंगी क्योंकि दीदी मेरी और मेरी ही रहेगी। कहते हुए रोशनी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वह अपने आंसुओं को पहुंचकर एक गहरी सांस लेती है और वैसे ही चंदा मामा को देखने लगते हैं। करीब 15 मिनट हो जाते हैं। वह अपनी जगह से खड़ी होकर अपने सोफे पर रखे हुए मोबाइल को लेकर जैसे ही वह पीछे मुड़ने को हुई, तभी किसी शख्स से टकरा जाती है, जिससे दोनों ही उस सोफे पर लेट जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों के होंठ गलती से आपस में मिल जाते हैं। यह इतनी जल्दी हुआ कि रोशनी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वह अपनी गहरी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके सामने वाले शख्स की हेजल ग्रे आंखों में देख रही थी। जैसे ही वह शख्स रोशनी को लोअर लिप पर बाइट करता है, वैसे ही रोशनी अपने सेंस में आ जाते हैं और वह स्ट्रगल करने लगती है, पर उसके छोटे छोटे हाथ उस शख्स ने इतनी मजबूती से पकड़े हुए थे कि जिसकी वजह से रोशनी के हाथों पर उस शख्स के उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से रोशनी की कलाई पूरी तरह से लाल हो जाती है। पर उस शख्स को इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वही किसकी वजह से रोशनी का दम घुटने लगा था। उस शख्स की हेजल ग्रीन आंखों को देखकर रोशनी को एक अलग सी बेचैनी होने लगी थी। उसकी सांस से अब फूलने लगी थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वही उस शख्स को जब महसूस हुआ कि अपनी नीचे जो लड़की है उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वह उसके होठों को छोड़ देता है और खुद अपना ब्लेजर सही करके खड़ा हो जाता है। वही रोशनी अपनी सांसों को अपने काबू में करने की कोशिश करती है। जैसे ही उसके काबू में उसकी सांसें होती हैं, तो वह उठकर उस शख्स को जैसे ही थप्पड़ मारने वाली थी कि वह शख्स उसके हाथों को पकड़कर उसकी पीठ के पीछे कर देता है। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वैसे आज का एपिसोड कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और सबसे बड़ी बात, यार रोशनी दम नहीं है, बस उसके ऐसे रहने की कुछ वजह है जो आगे जाकर खुद ही आपको पता चलेगी। वैसे पहली झलक तो मैंने पहले चैप्टर में था, पर धीरे धीरे रोशनी के बारे में सबको पता चल जाएगा। और आज का चैप्टर कैसा लगा यह मुझे जरूर बताएं। और आखिर कौन हो सकता है वह शख्स। च5 ये चेरी लिप्स बहुत स्वीट्स है। रोशनी बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर वह शख्स रोशनी कहाँ छोड़कर उसके मुंह पर हाथ रख देता है। वही वो सूर्या रोशनी की गहरी आंखों में देखकर अपनी शांत आवाज में चोर.hnm, लगता है तुम्हारे दिमाग के साथ तुम्हारी आंखें भी खराब हो चुकी है। उसे सूर्या की ऐसे उसके मुंह पर बेइज्जती करते हुए देखकर रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, आप मेरी बेइज्जती कैसे कर सकते हैं? और आप तो चोर हैं ना, रात को ऐसे किसी के घर में आना ये तो चोरों का काम है ना। कहते कहते रोशनी अपनी बड़ी बड़ी पलकें झटका लाने लगती है बार बार। वही उसकी है इस हरकत पर वह सूर्या उसके आंखों में आंखें डालकर अपने चेहरे को उसके चेहरे के नजदीक करके तिरछी स्माइल लिए, तो मैं क्या चुराया है? मैं एक चोर हूँ, अब देखो क्या क्या चुराता है तुमसे लिटिल फायरफ्लाई। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। वही रोशनी अपनी आंखें बंद किया उसे सूर्या की बातों के बारे में सोचने लगती हूँ। जब उसे यह महसूस होता है कि बस सूर्या यहाँ पर नहीं है तो अपनी आंखें धीरे धीरे खोल देती हैं। वह 2-3 बार अपनी पाल के झपलाने लगती है, फिर खुद से ही, क्या सच में वह शख्स था या मेरा कोई सपना था? कहते कहते हैं वह अपने होठों को छूने लगती। उसे बेहद अजीब सा महसूस हो रहा था। वह जल्दी से बिना देर किए अपने कमरे की तरह बढ़ जाती है। कमरे में आकर वह सीधा वॉशरूम की तरह बढ़ जाती है और अपने मुंह को 2-3 बार धोने के बाद अपने होठों को करीब 5 बार रगड़ने के बाद तब जाकर वह बेड पर बैठ जाती है।
रोशनी बेड पर बैठकर ब्लैंकेट को अपने ऊपर डालकर खुद से ही पता नहीं कौन था वह सच में किसी डेविल से कम नहीं था, पर था कौन हो और इस विला में रोशनी ये तो तुझे कल ही पता चलेगा। फिर अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपाते रोने से आवाज में, पर उसने मेरी पहली की चुरा ली, जिसे मैंने कितने सपने सजा कर रखे थे अपने बॉयफ्रेंड के लिए। उसने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। कहते हुए रोशनी अपने साइड में पड़े टेडी बेयर को अपने हाथों में लिए उसे जोर जोर से मरने लगती है और फिर उसे कस के गले लगाते हुए छोटे बच्चों की तरह बेड पर लेटकर, एक तू ही है जिस पर मैं अपना सारा गुस्सा निकाल सकती हूँ, और तू टेंशन मत ले, अगली बार ना उस डेविल ने मुझे किस करने की कोशिश की ना तो मैं उसका सर फोड़ दूंगी, बस तू अभी के लिए अपना दर्द सह ले। कहते हुए उसे टेडी बेयर की सर को सहलाने लगती है और ऐसे ही बच्चों की तरह उससे लिपट कर बातें करने लगते हैं। बातें करते करते कब उसे नींद आ जाती है यह उसे खुद भी नहीं पता चलता है। सूर्या अपने कमरे में आकर फ्रेश होने चला जाता है। जब वह फ्रेश होकर आता है तभी उसकी नज़र मिरर पर चली जाती है। वह अपने लोअर लिप्स देखने लगता है जहां पर रोशनी ने बाइट किया हुआ था। सूर्या मिरर के सामने जाकर अपने लिप्स को सहलाने लगता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह कुछ देर अपने लिप्स को देखकर सिर्फ लोअर पहनकर बेड पर लेट जाता है। उसकी आंखों के सामने रोशनी की मासूम आंखें घूम रही थी। वह रोशनी की आंखों को याद करते हुए खुद से ही अजीब सी मुस्कुराहट लिए अपने अंगूठे से अपने लोअर लिप को रब करते हुए, क्या कहा था तुमने चोर, अब ये देखो कि यह कर तुमसे तुम्हारा क्या क्या चुराता है फायरफ्लाई। कुछ सोचकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। बालकनी में जाकर सिगरेट को लेकर उसके कश लेने लगता है। ऐसे ही उसने 3 सिगरेट को खत्म कर ली, तब जाकर उसे शांति मिलती है। वह बेड पर जाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है तो उसे नींद आ जाती है। सुबह का वक्त, रोशनी के कमरे में। सुबह सुबह राधिका की रोशनी के कमरे की तरह बढ़ जाती है। वह जैसे ही कमरे में आती है तो पहले तो एक गहरी सांस लेती है, फिर मुस्कुराते हुए रोशनी के बैग की तरफ बढ़ती है जहां पर रोशनी अपने टेडी बेयर को अपने गले से लगाए अपनी प्यारी नींद में जा चुकी थी। इस समय वह दुनिया से बेखबर अपनी नींद में पूरी तरह से मशरूम थी। वही राधिका की रोशनी को ऐसे सोते हुए देखकर बेड पर बैठ जाते हैं और फिर एक गहरी सांस लेकर उसके बालों को सहलाते हुए, बच्चा उठो, बहुत देर हो चुकी है और तुम पहले से ही बहुत लेट हो, चलो जल्दी से, आज तुम्हें कॉलेज में एडमिशन भी करवाना है और साथ ही साथ दी के साथ शॉपिंग भी जाना है, चलो जल्दी से। ये सुनते ही रोशनी नींद में ही करवट बदलते हुए बड़ी मासूम आवाज में, बस 5 मिनट, कहते हुए टेडी बेयर को अपने मुंह के ऊपर रख देती है। वही रोशनी की हरकत पर राधिका जी अपने सर पर मरते हुए खुद से ही, पता नहीं इस लड़की का क्या होगा, अब 19 साल की होने वाली पर फिर भी इसके अंदर बचपना नहीं गया है। अब अगर तुम जल्दी नहीं उठी ना बच्चा तो पक्का मैं तुम्हारे पापा से कहकर तुम्हें फिर से दादी के पास भेज दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही रोशनी की आंखों की नींद जैसे छूमंतर हो जाती है। वह जल्दी से पेट पर बैठकर रोने सी शक्ल बनाते हुए, मम्मा आप सच में मेरी माँ हो ना, आज अपनी साबित कर लिया कि आप मेरी मम्मा बिल्कुल भी नहीं हो। आपने मेरी प्यारी नींद मुझसे छीन ली और मुझे धमकी दे रहे हो। रुको, मैं अपना नाम पापा को ही बताऊंगी, पापा को कहकर नादी के साथ उन्हें भी शादी करने के लिए कहेंगी और फिर मुझे अपनी नई मम्मा मिलेगी। आपने मुझे ये वाली मम्मा बिल्कुल भी नहीं चाहिए और जब देखो तब सिर्फ डरती रहती है और अपनी बड़ी बेटी के लिए प्यार जताती है, जिसे मैं तो उनकी बेटी ही नहीं। कहते हुए एक्टिंग करके जोर से अपने सीने पर हाथ मारते हुए, हे भगवान, यही दिन आपको दिखाने थे, मुझे मेरी ही मम्मा मुझे ही प्यार नहीं कर रही है। कहीं आपने सच में मेरी मम्मा को बदल तो नहीं दिया ना? अगर दिया हो तो न्यू मम्मा भी दीजिए ना, ऐसी वाली मम्मी नहीं चाहिए मुझे जो हर वक्त मेरे नींद के पीछे पड़ी रहती है। तब तक पीछे से महक और अरुण जी रोशनी के कमरे में आते हुए, क्या बात है, सुबह सुबह मेरे तूफान की नौटंकी शुरू हो गई, क्या हुआ, क्यों इतना रो रही हो? कहते हुए अरुण जी रोशनी को गले लगा लेते हैं तो रोशनी उनके सीने में अपना चेहरा छुपाए राधिका जी की तरफ इशारा करते हुए, पापा सच सच बताइए, यह मेरी मम्मा है ना या मुझे कहीं से उठाकर लाया है? मुझे धमकी देती है और मुझे रोना आता है, मेरी नींद भी ने खराब कर दी। मुझे ये वाली मम्मा नहीं चाहिए, मुझे नई वाली मम्मा दे दो पापा, मुझे नई वाली मम्मा चाहिए। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए राधिका को देखकर रोशनी रोने की एक्टिंग करने लगती है। वही राधिका ये देखकर जल्दी से रोशनी के कान पकड़कर, अच्छा बेटा नई वाली मम्मा चाहिए, हाँ रुको, बहन की शादी में तुम्हारे पापा की भी शादी करा ही देती हूँ और साथ में साथ तुम्हें भी दहेज में उनके साथ भेज देता हूँ।
अगर 10 मिनट में तैयार नहीं होगी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अपनी नौटंकी बंद कर और जल्दी से नीचे आ जा, मेहमानों के घर है हम, समधन जी क्या समझेंगे। कहते हुए वह अरुण जी की तरफ देखकर, और आपको बेटी के पास मत रहिए, काम पर भी ध्यान दीजिए। आज महक की एंगेजमेंट के कपड़े लेने जाने हैं और कल एंगेजमेंट है, पता है ना आपको, तो इस नौटंकी के साथ आप भी नौटंकी करना शुरू मत कीजिए, चलिए जाइए जल्दी से। इस पर अरुण जी अपना सर हाँ में हिलाते, जी जी बीवी जी, आप जैसा कहेंगे वैसे ही हम करेंगे, आपका हुक्म सलाखों पर। उद्धरण चिन्ह। तभी रोशनी बात को सही करते हुए, पापा सलाखों पर नहीं सुराखों पर। अरुण जी इस पर जल्दी से, हाँ बेटा मैं यही कह रहा हूँ, मैं अभी आया। कहते हुए अरुण जी बाहर से निकल जाते हैं। वही महक की तरफ जैसे ही राधिका देखी है तो महक भी जल्दी से अपने हाथों में लाए हुए फॉर्म्स को रोशनी की तरह बढ़ते हुए, मामी यह मुझे राघव ने दिया था कल ही, तो जल्दी से इसे बाद में भर लेना और फिर नीचे आ जाना। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए फॉर्म को रोशनी के हाथ में देकर वहां से महक चली जाती है। वही महक के जाने के बाद राधिका जी की रोशनी की तरफ देखकर अपने सख्त आवाज में, अब तुम्हें कुछ नया कहना पड़ेगा, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, और अगर एक भी नौटंकी शुरू करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। इस पर रोशनी वॉशरूम की तरफ जाते हुए खुद से ही गुदगुदा कर, हाँ आपसे तो बुरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। तभी राधिका जी पीछे से रोशनी की पीठ देखकर, सुनाई दिया मुझे, जाओ जल्दी से। उद्धरण चिन्ह। इस पर रोशनी बिना देर किए जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। वहीं रोशनी के जाने के बाद राधिका जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह कबाड़ की तरफ जाकर रोशनी के लिए कपड़े निकालते हुए, इस लड़की का क्या होगा क्या पता, इसके लिए तो मुझे लड़का ढूंढते वक्त हाथों में दूरबीन रखनी पड़ेगा, जो मेरी बेटी के हर एक नखरे को और उसके बचपन को संभाल पाए, मेरा मासूम सब बच्चा। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए राधिका जी रोशनी के लिए कपड़े निकलने लगती है। वह रोशनी के लिए एक स्किन स्वीट जीन्स विद बेबी पिंक फुल हैंड टी शर्ट हाँ निकल कर वही बेड पर रख कर वह सीजाते हुए, बेटा मैंने कपड़े तुम्हारे बेड पर रख दिए हैं, उसे ही पहन कर आना। उद्धरण चिन्ह। कैसा लगा हमारे रोशनी का नौटंकी, कैसी लगी यह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी के लिए तो इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और बाकी कमेंट सवेरे करते रहिएगा, और रिव्यू का अगर ऑप्शन आ रहा है तो यार 5 स्टार दे दो और ऐसे ही साथ देते रहो।